सभी को जय माता जी। कक्षा 11 सांख्यिकी स्टेट चैप्टर 1 में आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 6। इस प्रकार से है वीडियो नंबर 6। प्रश्न 30 में देखते हैं, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की कितनी और कौन कौन सी पद्धति है। ये सवाल एग्जाम में आता है बहुत बार कि प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की कितनी और कौन कौन सी पद्धति है। तो 3 पद्धतियाँ हैं, प्रत्यक्ष जांच, अप्रत्यक्ष जांच और प्रश्नावली की पद्धति। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रश्नावली की। प्रत्यक्ष जांच की पद्धति, अप्रत्यक्ष जांच की पद्धति और प्रश्नावली की पद्धति। अब इसके अंदर फर्स्ट जो प्रत्यक्ष जांच उसके बारे में समझते हैं कि प्रत्यक्ष जांच का अर्थ, उदाहरण, गुण और दोष बताइए। इतना बड़ा सवाल नहीं आता है एग्जाम में, पर ऐसा है कि प्रत्यक्ष जांच का अर्थ बताओ, उसका उदाहरण दो, अलग से सवाल आए। प्रत्यक्ष जांच के गुण बताइए, प्रत्यक्ष जांच के दोष बताइए। ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल आते हैं, पर मैंने सभी को एक ही क्वेश्चन में बांध दिया है कि प्रत्यक्ष जांच का अर्थ, उदाहरण, गुण और दोष बताइए। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष जांच का अर्थ। बराबर है, जो व्यक्ति जो पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया गणक, जो पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया गणक, माने हम खुद, ये हमारे द्वारा कोई नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति माने गणक हुआ यहाँ पे। बराबर, स्टेट की भाषा में। फिर से, जो पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया गणक क्या करेगा? जांच के स्थान की प्रत्यक्ष मुलाकात करके, प्रत्यक्ष जांच है ना, तो जहाँ से सूचना प्राप्त करनी है वहाँ जाकर, जांच के स्थान की प्रत्यक्ष मुलाकात करके वहाँ जाके प्रश्नों को पूछकर आवश्यक सूचना प्राप्त की जाए तो उसे प्रत्यक्ष जांच की पद्धति कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा कि जांच के स्थान की प्रत्यक्ष मुलाकात करनी है, मुलाकात करने के बाद वहाँ प्रश्नों को पूछना है, प्रश्नों को पूछने के बाद सूचना का प्राप्त करनी है। बराबर, जाना है, प्रश्न पूछना है, सूचना प्राप्त करनी है। 3 बात ध्यान रखोगे कि प्रत्यक्ष जांच की मुलाकात करनी है, प्रश्नों को पूछकर सूचना की प्राप्ति करनी है, उसे प्रत्यक्ष जांच की पद्धति कहते हैं। कौन करेगा? तो 2 व्यक्ति। कौन से 2 व्यक्ति? तो जो पद्धति में संशोधक पहला और उसके द्वारा नियुक्त किया गया गणक दूसरा, ये 2 व्यक्ति हुए। तो जो पद्धति में संशोधक स्वयं माने हम खुद अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया गणक माने हमारे द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। फिर से, जो पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त किया गया गणक जांच के स्थान की प्रत्यक्ष मुलाकात करके प्रश्नों को पूछकर आवश्यक सूचना की प्राप्ति की जाए तो उसे प्रत्यक्ष जांच की पद्धति कहते हैं। अब उसका उदाहरण देखते हैं बी में। जैसे कि कोई पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करनी है, मैंने कोई पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी हमें कोई सूचना प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो प्रत्यक्ष जांच की पद्धति में क्या करना पड़ेगा? तो जांच का जो स्थान है वहाँ प्रत्यक्ष मुलाकात करनी है, प्रश्नों को पूछना है, सूचना की प्राप्ति करनी है। उदाहरण में भी वही देखेंगे कि उसकी प्रत्यक्ष रूप से पाठशाला में जाकर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर आवश्यक सूचना प्राप्त की जाए तो ऐसी पद्धति को प्रत्यक्ष जांच की पद्धति कहते हैं। सेम टू सेम डेफिनेशन जैसी ही उसका उदाहरण है कि पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी हमें सूचना प्राप्त करनी है तो पाठशाला में जाकर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति की जाए तो ऐसी पद्धति को प्रत्यक्ष जांच की पद्धति कहते हैं। बराबर है। अब देखते हैं उसके गुण। गुण माने लाभ। क्या लाभ है? इस पद्धति में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है। कौन सी सूचना प्राप्त होती है? तो यहाँ विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है, ध्यान रखने का, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं सूचना प्राप्त करने के लिए। इसलिए पहला लाभ क्या है कि विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है। फिर सेकंड क्या है? सूचनादाता से प्रत्यक्ष मुलाकात के कारण, हम सूचनादाता से हम खुद जाते मुलाकात देते हैं के कारण यदि उसके मन में कोई प्रश्न है, संशय है या उलझन हो तो उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पाठशाला में मिलने जाए, उनको प्रश्न पूछे, बच्चों के मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है या उलझन हो तो उसका हम समाधान कर सकते हैं, तुरंत समाधान कर सकते हैं। शॉर्टकट में कहे, यहाँ पे क्या याद रखोगे? प्रश्न, उलझन या प्रश्न, संशय या उलझन, ये मेन पॉइंट हुआ। उसका क्या करना है? समाधान। पहला पॉइंट क्या था? इस सूचना से, इस पद्धति में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है। सेकेंड,
सूचनादाता के मन में कोई प्रश्न, संशय या उलझन हो तो उसका समाधान कर सकते हैं। और थर्ड, जांच का क्षेत्र मर्यादित हो तो यह पद्धति अधिक उपयोगी है। माने जांच का क्षेत्र कैसा हो? मर्यादित, माने छोटा क्षेत्र हो, छोटी 1-2 स्कूल की जांच करनी हो तो ये पॉसिबल है कि एक शहर में पॉसिबल है। माने क्षेत्र कैसा हो? मर्यादित हो, तब ये अधिक उपयोगी है। अब लास्ट फाइनली प्रत्यक्ष जांच की पद्धति के दोष का दूसरा नाम है उसकी मर्यादाएं, उसका तीसरा नाम है सीमाएं, उसका चौथा नाम है कमियां, छठा नाम है आलोचना। चलो फर्स्ट देखते कमियां, दोष वगैरह जो भी है। फर्स्ट में, जांच का कार्यक्षेत्र विशाल हो तो ये पद्धति उपयोगी नहीं है। माने अगर ऐसा 1-2 स्कूल में जाकर स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करें पर बोले पूरे भारत के स्कूल के जितने भी छात्र सभी की सूचना प्राप्त करें तो पॉसिबल नहीं है। माने कार्यक्षेत्र विशाल हो तो यह पद्धति उपयोगी नहीं है। यह अधिक खर्चीली है। कैसे खर्चीली? अधिक, क्योंकि व्यक्ति खुद जाना पड़ता है तो वाहन व्यवहार, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, टाइम भी ज़्यादा जाता है, समय, शक्ति और खर्च तीनों की दृष्टि से कैसी है? खर्चीली है। यदि गणक सुप्रशिक्षित ना हो, माने हमने जो व्यक्ति को नियुक्त किया है वो सुप्रशिक्षित ना हो तो उसके द्वारा प्राप्त सूचना की विश्वसनीयता घटती है। यदि वो व्यक्ति सही नहीं है, हमने जिसको नियुक्त किया सूचना लेने के लिए, तो अगर सुप्रशिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा ना हो, तो उसके द्वारा प्राप्त सूचना की विश्वसनीयता घटती है। तो आज हमने 2 सवालों का अध्ययन किया, सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 31। सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क के अंदर वीडियो 6 के सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 31 दोनों का अध्ययन करना है और अच्छी तरह से याद करने के बाद इसको आप अप टू डेट होमवर्क में लिखोगे। थैंक यू बेटा।